जेडेक होता था तो आप टेस्ट नहीं देते थे छुट्टी समझ के, तो अब इसलिए हमने टेस्ट का दिन चेंज करवा लिया। आपने टेस्ट कल जी। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 57। टॉपिक हमारा चल रहा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अभी तक हमने जो सीखा वो ये कि वर्किंग कैपिटल में कौन से टाइप ऑफ एसेट्स हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, और इसकी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ना टू हाई होना चाहिए और ना टू लो होना चाहिए। यानी इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसकी एक कॉस्ट होती है जो हमें पे करना पड़ती है, उतना ही कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को। और वर्किंग कैपिटल जितना कम होगा उसमें रिस्क होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, स्टॉक आउट का रिस्क है, हो सकता है आपको ऑर्डर मिले लेकिन आप उनको सर्व करने के काबिल ना हो। तो इन्वेंट्री का एक रीजनेबल बैलेंस होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यही चीज़ हमें सिखा रही है कि आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए आपके वर्किंग कैपिटल का। इसमें हमने ये सीखा कि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो एसेट्स है खास तौर पे 3 कैटेगरीज है, इन्वेंट्री, डेटर्स और क्रेडिटर्स। और अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इन्वेंट्री की फर्दर 3 कैटेगरीज होंगी, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स। हमने इनकी कैलकुलेशन करना सीखी, और इनकी कैलकुलेशंस के बाद जो डेज आते हैं हमारे पास, हमने ये देखा कि अगर वो डेज इंडस्ट्री की एवरेज से या प्रीवियस ईयर से ज्यादा हैं तो हमारे लिए ये एक इशू होता है कि हमने इसको मैनेज करना है। और इसके अलावा भी अगर इंडिपेंडेंटली भी देखें, कंपैरिजन ना भी करें स्टिल, तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है जिसे ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल भी कहते हैं, कि वो कम से कम हो। तो हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखी कि किस तरीके से हम इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल को रिड्यूस कर सकते हैं। इस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे, 2 क्वेश्चन आपने होम असाइनमेंट में किए हैं, वो क्वेश्चन घर से खुद से किए ना एक दफा। और इसके बाद जो रेशियोज आती है उसकी इंटरप्रिटेशन या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी सीख ली हमने। कंफर्टेबल है एग्जाम में अगर वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे के कोई भी रेशियो कैलकुलेट करने को कहे, या कहे बताइए डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करिए और क्या स्ट्रेटजीज आप सजेस्ट करते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो सजेशंस दे देंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की कितनी टाइप्स हैं और फाइनेंसिंग पॉलिसीज, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के हवाले से कितनी पॉलिसीज मौजूद हैं, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसाइड करे कि किस पॉलिसी को उसने अडॉप्ट करना है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल और उनको फाइनेंस करने के लिहाज से पॉलिसीज क्या होंगी। फिर इसके बाद हम आईकैप की बुक में 2 क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हवाले से। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम अटेम्प्ट करेंगे। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पहला, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स की तरफ चलने से पहले छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताइए, फर्स्ट कीजिए कि एक बिजनेसमैन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। इस बिजनेस को रन करने के लिए उसे कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। जैसे उसने फॉर एग्जांपल शॉप बाय करनी है, बिल्डिंग बाय करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कोई वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी? क्या उसे ये सारे काम करने के बाद, अपनी शॉप की कंस्ट्रक्शन करने के बाद मजीद कुछ पैसे अपने पास रखने चाहिए? वो किस मकसद के लिए रखने चाहिए? वो स्टॉक वगैरह बाय करने के लिए, और इवन स्टॉक बाय कर लिया उसके बाद मजीद कुछ पैसे रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ सेल हो सकता है उसे उधार में करनी पड़े, तो अगर उधार में कोई सामान सेल करता है वो, तो अपना स्टॉक दोबारा उसको रिप्लेस करने के लिए एडिशनल पैसे भी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है जो डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए जरूरी हो, इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके लिए भी उसे पैसे चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज सोच के बताइए कि फर्स्ट कीजिए उसने ये हिसाब लगाया कि ऑन एवरेज जितनी डेली सेल्स होती है, डिमांड है वगैरह, उस सबको सामने रखते हुए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तकरीबन उसे 5 लाख के करीब इन्वेंट्री उसके पास कम से कम होनी चाहिए। ये इसका 5 लाख वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, मुझे बताइए, क्या थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो डेली बेसिस पे होती रहती है?
क्या थ्रू आउट द ईयर उसकी डिमांड, उसकी जो चीजों की इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड है वो सेम रहती है या फ्लक्चुएट करती रहती है? फ्लक्चुएट करती रहती है। अच्छा, एक तो थोड़ी बहुत मामूली सी फ्लक्चुएशन है डेली बेसिस के ऊपर जो होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक मेजर फ्लक्चुएशंस क्या आती है इस बिजनेस में? कब आती है मेजर फ्लक्चुएशंस बिजनेस? सीजन होता है। फॉर एग्जांपल गर्मियां है तो एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, सर्दियां है तो फॉर एग्जांपल गीजर वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम टाइम सीजनल चेंजेस आने की वजह से कुछ बिजनेसेस में, बल्कि अक्सर बिजनेसेस में जो उनकी सेल है वो बढ़ती है। जब सेल बढ़ती है तो उस सेल को मीट करने के लिए उन्हें कुछ अपने वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, जैसे उसे इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी, और जब सेल ज्यादा होगी, बढ़ेगी, उस लिहाज से डेफिनेटली डेटर्स भी इंक्रीज करेंगे। तो आप इसी से एग्री करते हैं कि पहला कंसेप्ट, सीजनल बिजनेस जो होते हैं उनमें सीजन के चेंज होने की वजह से डिमांड, सेल्स की डिमांड, चीजों की डिमांड बढ़ती है। एग्रीड? और जब सेल्स बढ़ेगी तो उसको मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल को भी बढ़ाने की जरूरत होगी। क्या सेल्स में और वर्किंग कैपिटल में रिलेशनशिप होता है? बिल्कुल होता है। तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए इन्वेंट्री को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, डेटर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसी तरीके से कुछ क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। अब क्रेडिटर का इंक्रीज होना हमारे लिए पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। जबकि इन्वेंट्री का और डेटर्स का इंक्रीज होना ये हमारे लिए किसी हद तक नेगेटिव है, क्योंकि उसके लिए जाहिर पैसे चाहिए। तो सीजनल बिजनेसेस में जो डिमांड है चीजों की बढ़ती है और इस लिहाज से वर्किंग कैपिटल नीड भी बढ़ जाती है। जैसे फर्ज कीजिए उसने असेस किया कि जब गर्मियों का सीजन आता है या सर्दियों का सीजन आता है, उस वक्त 2-3 महीनों के लिए जो वर्किंग कैपिटल है ये 5 लाख नहीं बल्कि मुझे 8 लाख चाहिए होता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है, चीजें क्विकली से सेल होती है। अब नॉर्मल रूटीन में उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 लाख। लेकिन कुछ पीरियड में, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, फ्लक्चुएट होके 5 की बजाय 8 पे पहुंच जाते हैं। हम एज फाइनेंशियल मैनेजर्स वर्किंग कैपिटल को इसी तरह 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो वर्किंग कैपिटल जो हमें थ्रू आउट द ईयर चाहिए होता है, ये मिनिमम अमाउंट है जिसके बगैर बिजनेस चल नहीं सकता। अगर ये आपके पास नहीं होगा ना, आपकी दुकान खाली है, कोई ग्राहक नहीं आएगा। ये मिनिमम वर्किंग कैपिटल है जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें चाहिए। इसको कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ऐसा वर्किंग कैपिटल जो परमानेंट बेसिस पे हमेशा आपके बिजनेस में मौजूद होना चाहिए। और एक दूसरा है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल कौन सा है? जो टेम्परेरी बेसिस पे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको चाहिए होता है, कुछ एक्स्ट्रा डिमांड को मीट करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल की 2 टाइप्स हो गई। 2 टाइप्स कौन कौन सी हुई? एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल कौन सा है? जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है, ये आपको थ्रू आउट द ईयर चाहिए होता है। और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल कौन सा है? जो वेरी करता है ड्यूरिंग द ईयर। वर्किंग कैपिटल सीजनल वेरिएशन के साथ, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है? तो वर्किंग कैपिटल को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक कौन सी टाइप है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अगर ये 2 टाइप्स आपको समझ आ गई हैं तो जरा सोच के मुझे बताइए, हमने ये क्लासिफिकेशन किस लिए की होगी? इसलिए कि हमें चाहिए कि वर्किंग कैपिटल है, इसको फाइनेंस कहां से करना है? डेफिनेटली आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ परमानेंट नेचर की अरेंजमेंट करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग के लिए कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है कि हाउ टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल, और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर। ठीक है? पहले हमने क्या सीखा? टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें कितने हमने टाइप्स सीखी? 2। कौन कौन सी? परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग। अब हम क्या सीखने लगे हैं कि इस वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किस तरीके से किया जाए। मैं आपको पूछना, अभी आगे कुछ भी नहीं सिखाया आपको। आप मुझे ये बताइए कि नॉर्मली लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है, अच्छा आपके दोस्त ने आपसे 1000 रुपये उधार मांगा, एक केस है कि 1 हफ्ते के लिए उधार मांगा, एक केस है 1 साल के लिए उधार मांगा, किस में आपके ख्याल में रिस्क ऑफ बैड डेट ज्यादा है?
साल के लिए। अगर कोई बैंक हो उसके पास इसी तरह पर्सन आए, एक बंदा 1 महीने के लिए ओवरड्राफ्ट मांग रहा है, दूसरा बंदा 5 साल के लिए लोन मांग रहा है, अब बैंक किसका रिस्क किस में ज्यादा है? 5 साल के लिए। तो बैंक जब रिस्क ज्यादा हो तो क्या करता है? रिस्क हाई रिटर्न हाई, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मांगेगा और उसमें आप चेंजेस भी नहीं कर सकते। जब लॉन्ग टर्म नॉर्मली लोन है उसमें चेंजेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि 5 साल बाद टेन्योर खत्म होगा, फिर ही उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करने की बात शुरू होगी। जबकि जो शॉर्ट टर्म लोन होता है उसका चूंकि मेच्योरिटी पीरियड कम होता है तो वो फ्लेक्सिबल है। आप अगर 1 महीने के लिए आपने ओवरड्राफ्ट बेसिस के ऊपर लोन लिया शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस, महीने के बाद उसको दोबारा आप टर्म एंड कंडीशन को रिवाइज करवा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इसकी एक तो ये चीपर होता है, चीपर किस वजह से? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और दूसरा ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आप टर्म्स एंड कंडीशन को कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म की निस्बत आप चेंज करवा सकते हैं जल्दी। तो अब इस कंसेप्ट को सामने रखते हुए मुझे बताइए कि आपकी क्या कोशिश होगी। एक है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, एक है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। क्या वर्किंग कैपिटल को, पहला क्वेश्चन मेरा, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करवाना है, वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करना है, फंड चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म फाइनेंस से फंड इकट्ठा करके वर्किंग कैपिटल की जरूरत पूरी होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म से? कितने स्टूडेंट का ख्याल है शॉर्ट टर्म? हाथ उठाए। कितनों का ख्याल है नहीं लॉन्ग टर्म? शाबाश। अब इसमें देखिए वेरिएशन आ गई, कुछ स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, कुछ का, ज्यादातर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर शॉर्ट टर्म रिक्वायर्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंस से पूरी होनी, लेकिन कुछ का ख्याल लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली इसी तरह प्रैक्टिकली भी जो फाइनेंसर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। कुछ का ख्याल ये है कि शॉर्ट टर्म वर्किंग जो वर्किंग कैपिटल है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस से जरूरियात पूरी होनी चाहिए, और जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म से पूरी होनी चाहिए। ज्यादातर का ख्याल है, लेकिन कुछ का ख्याल ये भी है कि हम वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को भी यूज करना चाहिए। कुछ का ख्याल ये है, और कुछ का ख्याल इसके अपोजिट है। वो कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल को तो छोड़े, हम तो जो लॉन्ग टर्म है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए भी यूज होना चाहिए। यानी 3 पॉइंट ऑफ फर्क समझिए। 3 पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सिंपल, शॉर्ट टर्म फाइनेंस वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए तो है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए भी इसे यूज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस को लॉन्ग टर्म नीड्स के साथ लिए पूरा, उसको शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए भी पूरा होना चाहिए। यानी एक अप्रोच है बैलेंस, वो कहती है शॉर्ट टर्म नीड को शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म नीड्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एक अप्रोच है जो फोकस कर रही होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस को यूज करने पे, वो कहते हैं वर्किंग शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करो, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करो। और एक तीसरी अप्रोच है जो फोकस कर रही होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे, वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज करो और शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज करो। तीनों अप्रोचेस में फर्क समझ आया आपको? ये 3 अप्रोचेस है। एक को हम कहते हैं मॉडरेट पॉलिसी, एक को कहते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी, एक को कहते हैं एग्रेसिव पॉलिसीज। ये तीनों पॉलिसीज हमें बता क्या रही हैं कि वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस करना है। ये तीनों पॉलिसीज क्या बता रही हैं? वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस करना है। अब वर्किंग कैपिटल की 2 टाइप्स में रखिएगा, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब है ये तीनों पॉलिसीज हमें बताएंगी कि फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस करना है और परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस करना है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब एक तरह से समझ ले कि ये हमारी एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह की इन्वेस्टमेंट बन जाती है जो हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चाहिए होती है। तो मॉडरेट पॉलिसी क्या है? मॉडरेट पॉलिसी ये है कि फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किससे किया जाए? शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, ओवरड्राफ्ट वगैरह से, साल 6 महीने के लिए जो लोन लिया उससे। और परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस किया जाए?
परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस किया जाए? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। ये बजाहिर दिखने में मोस्ट लॉजिकल अप्रोच लगती है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज करें, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करें। इसीलिए इसको मॉडरेट पॉलिसी कहा गया है, मॉडरेट पॉलिसी। एक पॉलिसी इसके बाद नेक्स्ट, ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव पॉलिसीज। कंजर्वेटिव पॉलिसी में बिजनेसमैन क्या सोचता है, ये ऐसे बिजनेस के लिए सूटेबल होती है जिनके पास खुला पैसा है। वो कहते हैं अच्छा हम पैसा तो हमारे पास बहुत है, हम अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को यूज करते हैं, हम अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस को यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने अगर इन्वेंट्री खरीदनी है तो इसके लिए उधार माल खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री उधार में खरीदते हैं ना, जरा टेक्निकली सोचिए, जब आप इन्वेंट्री उधार में खरीदते हैं आप अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, क्योंकि क्रेडिटर भी एक फाइनेंसिंग का तरीका है। या अगर आप बैंक से कोई 6 महीने के लिए, साल के लिए लोन लेके फिर उससे इन्वेंट्री खरीदते हैं, तो ये आपने क्या किया, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किया। कैसे? शॉर्ट टर्म, 1 साल के लिए लोन लिया, 6 महीने के लोन लिया, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, इन्वेंट्री ना मैंने उधार पे खरीदनी है, ना मैंने बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेके खरीदनी है, बल्कि मेरे पास जो लॉन्ग टर्म लोन है, जैसे मैंने डिबेंचर इशू की है या शेयर कैपिटल्स के जरिए से, कैपिटल के जरिए से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा इन्वेंट्री में। अब ये क्या किया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किया जा रहा है, कैसे? लॉन्ग टर्म फाइनेंस से। मॉडरेट पॉलिसी क्या थी कि बड़े बड़े एसेट खरीदने हैं वो कैपिटल से खरीदो, वो लॉन्ग टर्म लोन से खरीदो। वर्किंग कैपिटल, छोटे करंट एसेट्स वगैरह खरीदने हैं वो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज से खरीदो, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। यह है मॉडरेट पॉलिसी। कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है हमारे पास, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, इससे बड़े बड़े एसेट तो खरीदो ही, बड़े बड़े एसेट तो खरीदो, लेकिन वर्किंग कैपिटल की बाइंग भी इससे करो। ये सिक्योर है, आपको क्रेडिटर तंग नहीं करेगा, आपको बैंक बार बार आके आपसे पैसे नहीं मांगेगा। आप अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस कर रहे हो? लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से। यह है कंजर्वेटिव अप्रोच। और तीसरी अप्रोच है एग्रेसिव। एग्रेसिव ये डेंजरस भी है, इसमें फायदा भी ज्यादा है एग्रेसिव अप्रोच में, लेकिन ये डेंजरस भी है। ये अप्रोच क्या कहती है? एग्रेसिव अप्रोच ये कहती है, अच्छा एग्रेसिव अप्रोच याद रखें फोकस करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस के ऊपर। एग्रेसिव अप्रोच कहती है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को ज्यादा यूज करना चाहिए। क्यों ज्यादा यूज करना चाहिए? कि इसमें ये हमें चीपर पड़ता है, ये सस्ता पड़ता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। एग्रेसिव अप्रोच कहती है वर्किंग कैपिटल को, शॉर्ट टर्म नीड्स को फाइनेंस करो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, इवन अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स को, लॉन्ग टर्म नीड्स को भी किससे फाइनेंस करो? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जरिए से। शॉर्ट सारी की सारी नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए क्रेडिटर से आप उधार पकड़ रहे हैं। सारी की सारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म से नहीं होगी, कुछ लॉन्ग टर्म से भी होगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए भी यूज करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की निस्बत शॉर्ट टर्म जितना यूज करेंगे आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें एग्रेसिव और कंजर्वेटिव ये दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों एक्सट्रीम है। इसका एनालिसिस करते हुए एनालिस्ट हमें ये बताते हैं कि अगर आप एग्रेसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, एग्रेसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि चीपर है, लो रेट पे है, लेकिन लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी पता है किसको कहते हैं? आपके पास लिक्विड एसेट्स होना, आपके पास सरप्लस कैश वगैरह होना, आपके पास लिक्विडिटी कम होगी एग्रेसिव में। जबकि कंजर्वेटिव में अपोजिट हिसाब है। कंजर्वेटिव में क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी लेकिन लिक्विडिटी क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज ही नहीं कर रहे। आपका फोकस कंजर्वेटिव में किसके ऊपर है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज करने पे। तो जब शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज ही नहीं कर रहे तो आपके पास शॉर्ट टर्म जो अपने रिसोर्सेज होंगे वो सरप्लस पड़े होंगे।
तो ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की 3 टेक्निक्स जो है ना, कि किस तरीके से वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया जाए, ये घूमती हैं प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के गिर्द। जो बिजनेसमैन प्रॉफिटेबिलिटी को ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, उनके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है? एग्रेसिव। और जो लिक्विडिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, कंजर्वेटिव। और जो बैलेंस रहना चाहते हैं, मॉडरेट पॉलिसी। तो इन 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में फर्क क्लियर हुआ। और फिर इनकी फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी। मॉडरेट पॉलिसी क्या करती है कि जो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग, अब देखिए फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल एक निस्बतन शॉर्ट टर्म है और परमानेंट वर्किंग कैपिटल नीड्स निस्बतन लॉन्ग टर्म है। परमानेंट वर्क तो, लेकिन हम फोकस चूंकि वर्किंग कैपिटल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, वरना लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स में परमानेंट वर्किंग कैपिटल और नॉन करंट एसेट्स तकरीबन एक ही कैटेगरी बन जाती है। मॉडरेट पॉलिसीज क्या है? फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस करना है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस से। और परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस करना है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की? के फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना है लॉन्ग टर्म फाइनेंस से। ठीक है, फ्लोचिंग में। अच्छा, अब ये नहीं है कि सारे का सारा वर्किंग कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म से ही होगा, फोकस इनका लॉन्ग टर्म के ऊपर है। कुछ शॉर्ट टर्म, अब जाहिर है कुछ ना कुछ ज्यादा ना सही, थोड़ा बहुत माल तो उधार ये भी खरीदते होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री तो इन्होंने जो है वो क्रेडिट में भी खरीदी होगी, लेकिन ज्यादा फोकस इनका किसके ऊपर है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के ऊपर। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी कहती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को हमने कैसे फाइनेंस कर, लॉन्ग, और परमानेंट को तो करना ही करना। यानी इन शॉर्ट कंजर्वेटिव का फोकस किसके ऊपर होगा? इसका फोकस किसके ऊपर है? यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और एग्रेसिव पॉलिसी का फोकस किसके ऊपर होगा? एम्फेसिस किसके ऊपर होगा? इसका फोकस या एम्फेसिस होगा, यानी ये फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल को तो शॉर्ट टर्म के जरिए से फाइनेंस कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ परमानेंट वर्किंग कैपिटल को भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस के जरिए से फाइनेंसिंग कर रहे होंगे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं, अगेन वही इंटरप्रिटेशन जो यहां पे थी कि सारे का सारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म से फाइनेंस हो रहा होगा, नहीं, लेकिन जितना हो सकता होगा, ठीक है, वो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस को यूज करेंगे। क्लियर हो गया? यानी ये समझ लीजिए 50-50, ये 70% लॉन्ग टर्म, ये 50% शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हैं। फॉर समझाने के लिए कह रहा हूं, परसेंटेज वैसे कहीं पे दी नहीं हुई। ये 50% शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करते हैं, 50% लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कंजर्वेटिव क्या कर रहे होंगे? 75% लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है, और 25% शॉर्ट टर्म फाइनेंस को। जबकि एग्रेसिव पॉलिसी 75% शॉर्ट टर्म को और 25% लॉन्ग टर्म को। यानी फोकस होता है ना, फोकस, वो कंजर्वेटिव का लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर होगा और एग्रेसिव का शॉर्ट टर्म। क्लियर? ये समझ आ गया? छोटा सा टेबल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलिए आगे चलते हैं। ये समटाइम ऐसा होता है कि जो लिखा होता है ना, उससे ज्यादा पिक्चर क्लियर नहीं होती। तो ये वर्किंग कैपिटल का ये डायग्राम आपने साइड में बना लीजिए, ये जब कभी आप रिवीजन करेंगे आपके काम आएगी। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे 1-2 चीजें पूछना चाह रहा हूं। अगर एक कंपनी इस वक्त अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है, फर्ज कीजिए मार्केट में डिमांड मौजूद है, सेल्स को बढ़ाना चाहती है, क्या अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से सेल को बढ़ा सकती है कि उसे अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ मजीद एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा? एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा तो इसमें इन्वेंट्री को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, डेटर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, कि सिर्फ इन्वेंट्री को? दोनों को। और इस साथ ही साथ क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिटर्स का बैलेंस भी इंक्रीज होगा, इससे एग्री करते हैं। लेकिन इन्वेंट्री और डेटर्स के इंक्रीज होना और क्रेडिटर का इंक्रीज होना, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है दोनों में?
कि इन्वेंट्री और डेटर्स का इंक्रीज होने का मतलब है हमें पैसे चाहिए, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, इसका मतलब है हमें मजीद इतने पैसे चाहिए। जबकि क्रेडिटर इंक्रीज होने का मतलब है कि जितनी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी उसमें से इतना पोर्शन क्रेडिटर फाइनेंस कर देंगे उधार सामान की शक्ल में। हमें सारी की सारी इन्वेंट्री के लिए फाइनेंस अरेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो क्रेडिटर हमें उधार दे देंगे। तो इसका मतलब हुआ अगर हमसे कोई कहे कि हमने सेल्स का लेवल इतना बढ़ाना है, क्या इसके लिए वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? हम कहेंगे बिल्कुल पड़ेगी। वो पूछे कितना मजीद फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मजीद कितने फाइनेंस, हम कहेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। जो भी हम, जैसे फर्ज कीजिए हम 30% सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो 30% सेल्स को इंक्रीज करने के लिए इन्वेंट्री में जितना इंक्रीज आएगा वो पैसे चाहिए, कंसेप्ट को समझिए, प्लस डेटर्स में जितना इंक्रीज आएगा वो पैसे चाहिए, माइनस क्रेडिटर्स में जितना इंक्रीज आएगा वो पैसे चाहिए। इसका मतलब यह हुआ अगर हम एडिशनल फाइनेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सेल्स को इंक्रीज करना है, हमें इसके लिए मजीद कितना फाइनेंस चाहिए, तो हमारे पास जो इसका फार्मूला बनेगा वो क्या होगा? वो होगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी इन्वेंट्री में जितना इंक्रीज आएगा और डेटर्स में जितना इंक्रीज आएगा वो, माइनस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इतने पैसे चाहिए होंगे। इससे एग्री करते हैं भाई? इससे एग्री करते हैं ना? पहला कंसेप्ट, सेल्स को बढ़ाना है, क्या वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा? यस, बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके लिए पैसे चाहिए, बिल्कुल पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? जितना वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है बढ़ेगा उतने पैसे चाहिए। वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ेगा? वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ेगा? इसका फार्मूला इंक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस इंक्रीज इन डेटर्स माइनस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ये फार्मूला समझ आ रहा है कि इतने पैसे हमें मजीद चाहिए। सेल्स को बढ़ाना है, फिर सुने, सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। सेल्स को बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? बैंक ने पूछा, हाँ भाई बताओ कितने पैसे चाहिए आपको अगले साल के लिए, मैं आपको अरेंज करके दूं। हम कहेंगे जितनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं उस लिहाज से जितना वर्किंग कैपिटल जरूरी है। जैसे अगर हम 100% सेल्स बढ़ाने के लिए 70% वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होना जरूरी हो, अगर 100% सेल्स बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल में 70% इंक्रीज होना जरूरी हो, तो हम कहेंगे हमें 70% का फाइनेंस चाहिए। कहेगा कैलकुलेट करके बताओ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टॉक में इंक्रीज 70%, डेटर्स में इंक्रीज 70%, और फिर माइनस क्रेडिटर में इंक्रीज 70%। भाई ये बात समझ आई? हमारे पास क्या आ जाएगी फिगर? फिर इतना फाइनेंस चाहिए। वो कहेगा इतना नहीं चाहिए आपको, दोबारा सोचे, दोबारा सोचे, चाह क्या रहे हैं? सोचिए, मैं चाह रहा हूं आंसर आपकी तरफ से आए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हम चाह क्या रहे हैं? हम ये अपने नेक्स्ट ईयर में सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर को सेल्स को बढ़ाएंगे तो वर्किंग कैपिटल में भी इंक्रीज होना जरूरी है। वैसे तो हो सकता है कि कहीं नई मशीनरी भी खरीदनी पड़े, दूसरी चीजें भी बराबर, लेकिन वो आपको पता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आ जाता है। हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सेल्स को बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा ना, और वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना है तो उसने बताया होगा रेशो कि इतनी सेल्स बढ़ाएं तो इतना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होना जरूरी है। हमने कहा अच्छा 100% सेल्स बढ़ाने के लिए 70% वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है, तो 100% सेल्स बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा? वर्किंग कैपिटल होगा 70% इंक्रीज, जो डेटर्स का इंक्रीज है उसका 70% प्लस स्टॉक का इंक्रीज 70% माइनस क्रेडिटर का इंक्रीज 70%। हमने बैंक से कहा हमें तुमसे इतना पैसे चाहिए, बैंक ने कहा नहीं फिर सोच लो, इतने पैसे नहीं चाहिए तुम्हें। रिटेन अर्निंग क्या मतलब?
उसने कहा भाई ठहर जाओ, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक कंसेप्ट पढ़ा था, ग्रोथ। ग्रोथ कैसे आती थी? ग्रोथ का मतलब कैसे कैसे है कि आपने अगर जितना प्रॉफिट कमाया सारे का सारा डिविडेंड के तौर पे दे दें, ग्रोथ नहीं होती। जितना प्रॉफिट कमाया सारे का सारा डिविडेंड के तौर पे ग्रोथ, लेकिन जितना प्रॉफिट कमाया कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बाकी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दें, फिर ग्रोथ हो जाती है। तो यहां पे आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्यों भूल गए कि जिस साल में आपने अपने सेल्स बढ़ाने, उस साल में आपको कोई प्रॉफिट भी तो हुआ होगा। उस साल में आपने सारे का सारा प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया होगा। तो इसका मतलब है जो उस साल की आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड है ना कुछ आपके उस साल के प्रॉफिट से भी मीट हो रही होगी। किस वाले प्रॉफिट से? जो आपने रिटेन्ड कर लिया, जो बिजनेस में रख लिया। बताइए इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं कि नहीं? इसीलिए तीन चीजें, तीन कंपोनेंट। जब कभी कोई हमसे पूछे ग्रोथ करनी है, बताओ वर्किंग कैपिटल में कितना इंक्रीज चाहिए, ग्रोथ करनी है वर्किंग कैपिटल में बताओ कितना इंक्रीज चाहिए, हम कहेंगे कि तीन तरह के चीजें सामने रख के हम डिसाइड करेंगे। पहला, इंक्रीज इन करंट एसेट कितना होगा ग्रोथ की वजह से, माइनस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कितना होगा ग्रोथ की वजह से, माइनस कितना प्रॉफिट ऐसा होगा जो बिजनेस में रिटेन रहेगा ग्रोथ के बाद। ग्रोथ के बाद ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा, इसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो लेस, और बाकी जो रह गया रिटेन वो यहां पे फिगर आ जाएगी। हम कहेंगे भाई ये तो हमने हमारी वर्किंग कैपिटल नीड थी, लेकिन ये वो हिस्सा है जो हमने इंटरनल सोर्सेस से पूरा कर लिया, अब हमें एडिशनल फाइनेंस बैंक से कितना चाहिए, जो बाकी रह जाएगा, जो बाकी रह जाए। भाई कुछ बात समझ आ रही है? नहीं, अभी पूरे तरीके से बात समझ नहीं आई, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, ये आईकैप का जो सेकंड क्वेश्चन है वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की इसी टेक्निक के ऊपर है कि क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नेक्स्ट ईयर में हमें एक सर्टेन ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ का मतलब है सेल्स में इंक्रीमेंट चाहिए, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए वर्किंग कैपिटल कितने की जरूरत होगी, वो हमसे ये कैलकुलेशन करवा रहा है। अब इसमें कैलकुलेशन वो डिफरेंट वेज में करवाएगा। कभी कहेगा कि मुझे 20% ग्रोथ अगर मैं चाहूं तो बताओ वर्किंग कैपिटल कितना जरूरी है। कभी कहेगा अच्छा अगर मैं बाहर से पैसे बिल्कुल ना लेके आऊं, सिर्फ रिटर्न, तो फिर बताओ कितनी ग्रोथ पॉसिबल है। अब जाहिर है जितना पैसा डालते जाएंगे ग्रोथ बढ़ती जाएगी। आपसे एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं, अभी कैलकुलेशन की तरफ नहीं गया। क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट है कि 20% ग्रोथ के लिए बताओ कितना एडिशनल फाइनेंस चाहिए, यानी बैंक से कितने चाहिए 20% ग्रोथ के लिए। हमें पता चला हमें टोटल चाहिए था फॉर एग्जांपल 20 मिलियन, 15 मिलियन हमने खुद का अरेंज कर लिया, 5 मिलियन बैंक से फाइनेंस कर लिया, 20% ग्रोथ। रिक्वायरमेंट बी है अगर बैंक से फाइनेंसिंग ना करवाएं तो ग्रोथ कितनी होगी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, बैंक से फाइनेंस करवाने पे जो ग्रोथ होगी और विदाउट फाइनेंसिंग जो ग्रोथ होगी दोनों सेम होगी क्या डिफरेंट है? जो विदाउट फाइनेंसिंग ग्रोथ है वो कम होगी क्या ज्यादा? शाबाश, कम होगी, कम होगी। ये कंसेप्ट समझ आया? फिर से बताइए अभी हम क्या समझने जा रहे हैं कि अगर हम प्लान कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में हमारी ग्रोथ इतनी है तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल में कितने पैसे चाहिए ताकि पहले से तैयार हो। वर्किंग कैपिटल में कितना इंक्रीज, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट करेंगे ग्रोथ होने के बाद इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, ये सबसे अहम पोर्शन है, जिसको ये समझ आ गई क्वेश्चन उसका सॉल्व हो गया, माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स। टोटल जो उस साल की रिटेन्ड अर्निंग है ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, रिटेन्ड अर्निंग भी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? सारा क्वेश्चन इसे कंसेप्ट पे टिका है कि आपको रिटेन्ड अर्निंग की फाइनेंसिंग समझ आ रही है कि नहीं।
बैंक के पास रिटेन्ड अर्निंग्स फाइनेंस होने के बाद जाएंगे, बैंक के पास पहले हैंड ही नहीं चले जाएंगे कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये पैसे दे दो बैंक भाई, वो पैसे दे दो, तो जो रिटेन्ड अर्निंग है वो तो फिर फारग पड़ी रहेगी हमारे पास। क्लियर है? चलिए अब इसको क्वेश्चन है एक, उसको अटेम्प्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन सेटअप करता हूं, मीनवाइल आप रीड कर लीजिए, रीडिंग करें सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 2 की, चैप्टर 16 सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 2 वसीम लिमिटेड का। जी पॉज कीजिएगा थोड़ी जी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वसीम लिमिटेड engaged in manufacture and sale of consumer products. Its management is in the process of developing the sales plan for the next year. The sales directors of the view that main hurdle in increasing the sale is the availability of finance. कह रहा है जो बड़ी हर्डल है ना वो ही है फाइनेंस, यानी अगर फाइनेंस मिलेगा हम सेल्स को बढ़ा लेंगे। Summarize statement of financial position as of November 30, 2016 is shown below. ये उसने हमें बैलेंस शीट बना के दी हुई है। फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, आपने एक डेट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़ा हुआ है? डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है? क्या होती है डेट इक्विटी रेशियो? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट डिवाइडेड बाय, यहां पे डेट से मुराद लॉन्ग टर्म डेट है, तो इसकी डेट इक्विटी रेशियो क्या है भला? इक्विटी क्या है इसकी? 250 कैपिटल है, इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग भी शामिल होती है, तो ये 700 है इक्विटी, और डेट कितना है? 465। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या आई? 465 डिवाइडेड बाय 700। ये डेट इक्विटी रेशियो क्लियर है? कोई डेट इक्विटी रेशियो में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, डेट नाम से जाहिर है, डेट टू इक्विटी। नेक्स्ट, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कुछ मजीद इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या? It has been established from the company's past record that any increase in sales require an investment of 140% of the additional sales amount in inventories and accounts receivable. यानी जितना आप इंक्रीज करेंगे सेल्स को, उस लिहाज से अगर सेल्स को 100 से इंक्रीज करते हैं, आपको इन्वेंटरी और अकाउंट्स रिसीवेबल में 140 से इंक्रीज करना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब समझ आया? सेल्स में इंक्रीज 100, तो इन्वेंटरी और अकाउंट्स रिसीवेबल में इंक्रीज कितना? 140%। फर्दर द अकाउंट्स पेबल ऑफ द कंपनी आल्सो इंक्रीज बाय 25% ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट। अकाउंट्स पेबल भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन वो किस रेशियो से होते हैं? 25%। इसका मतलब है, अगर मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि अगर 100% सेल इंक्रीज करते हैं तो फिर वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आएगा 140 माइनस 25, 115। एग्री करते हैं? 115, 115, क्योंकि 140 तो आया एसेट्स में, लायबिलिटीज में भी तो आया, और वो लेस होता है 115। अच्छा मुझे बताइए, अगर हमने 100% सेल में इंक्रीज करना है तो 115 का 115 बैंक से लोन लेना पड़ेगा? नहीं, बल्कि जो रिटेन्ड अर्निंग है वो हमारा इंटरनली अरेंज हो जाएगा, उसके बाद हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा। कह रहे करंट सेल्स ऑफ द कंपनी आर 100 मिलियन while the net profit after tax is 10% of sales. करंटली सेल्स कितनी है? 100 मिलियन, नेट प्रॉफिट 1100 मिलियन, और नेट प्रॉफिट कितना है? 10%। इसका मतलब है हम सेल से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमंग द शेयर होल्डर्स, कि जो प्रॉफिट का 20% है वो शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। इसका मतलब है रिटेन्ड में कितना आता है? 80%। क्या आप रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब सिंपल वो क्या कह रहा है? कह रहा है assuming you are the CFO of the company, advise the management on following. पहली रिक्वायरमेंट, how much additional finance would be required to achieve 20% increase in sales in the next year? आपको कितना फाइनेंस चाहिए होगा
20% सेल अगर आप इंक्रीज करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज सिर्फ इक्वेशन बनाना है। अगर आपने इस इक्वेशन बना ली ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इक्वेशन को आपने समझना है। हम क्या करना चाह रहे हैं, 20% ग्रोथ रेट पे देखना चाह रहे हैं कि हमें कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी 20% पे। अच्छा, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट है, इस वक्त सेल्स कितनी है 1100, तो इंक्रीज इन करंट एसेट कितना होगा 1100 मल्टीप्लाइड बाय 20% ग्रोथ मल्टीप्लाइड बाय 140%। बताइए ये समझ आता है 100, क्योंकि एक सेल इंक्रीज करने के लिए 140 चाहिए ना। ठीक है, जितने की सेल इंक्रीज होगी, ये जितने की सेल कितने से इंक्रीज होगी इस अमाउंट से, तो जितने से सेल इंक्रीज होगी करंट एसेट 140% से इंक्रीज होगा। यहां पे क्या रहा है फर्स्ट लाइन में, हाँ, कि एनी इंक्रीज इन सेल्स रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ 140% ऑफ एडिशनल सेल्स अमाउंट। तो एडिशनल सेल्स अमाउंट कितनी है 1100 इंटू 20%, ये एडिशनल आ गई ना। तो इसमें करंट एसेट में कितना इंक्रीज चाहिए 140%। ये आपका ये वाला कंपोनेंट आया, ये वाला। एग्री करते हैं क्वेश्चन के हिस्से से। फिर आगे क्या करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब ये क्या होगा लेस होगा ना। अब आप खुद मुझे कैलकुलेशन बताइए, करंट लायबिलिटीज में कितना इंक्रीज होगा 1100 इंटू 20% इंटू 25%। शाबाश, ये है हमारा इंक्रीज, ये वाला हिस्सा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आगे माइनस प्रॉफिट, ये 20% पता है क्या, ये 20% इंक्रीज इन ग्रोथ जो उसने कहा हुआ, ग्रोथ जो उसने कहा हुआ, ये ज़हन में रखिएगा, ये वाला, ये ग्रोथ माइनस प्रॉफिट कितना रिटेन किया उसने, पहले प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा, प्रॉफिट 1100 में निकालेंगे ना, कि ग्रोथ के बाद वाला जो हमें इस साल का प्रॉफिट होगा वो 1100 पे होगा कि 1100 का 20% इंक्रीज करने के बाद होगा। हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1100 तो वो है जो करंट सेल है, हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। वर्किंग कैपिटल किस साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, इस साल का कि अगले साल का, अगले साल का कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो अगले साल का प्रॉफिट 1100 की बेस पे ही होगा कि 1100 प्लस 20% की बेस पे। जी फिगर पिछले, जी ना, अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग पिछले साल की 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं होगी। रिटेन्ड अर्निंग सारी की सारी इस साल की, पिछले साल की तो ऑलरेडी यूज हो रही होगी ना। हमने उसी साल का जो प्रॉफिट होगा उसको उसी साल के वर्किंग कैपिटल में यूज करना है। हमने उसी साल का प्रॉफिट उसी साल के वर्किंग कैपिटल में यूज। अच्छा, आप ये समझ रहे हो हैं कि सारा साल प्रॉफिट होने के बाद हमारे पास कैश आता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, आप ये समझ रहे होंगे। हालांकि पहले दिन से ही आप पहली सेल जब करते हैं ना उसमें भी प्रॉफिट शामिल होता है, और उस दिन आपके पास जितना कैश आया ना उसमें प्रॉफिट भी शामिल है, अगले ही दिन आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल की रिटेन्ड अर्निंग को आप वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज करेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको। तो यहां पे अब जो हमने प्रॉफिट रिटेन्ड करना है वो जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट रिटेन्ड कितना करना है
मैं 1100 इंटू 20%। अच्छा अब ये देखें, ये इंटू 1.2 हम इकट्ठा कर लेते हैं ना, 1.2 ये एडिशनल है। अच्छा अब इसमें आपने कंफ्यूज, मुझे ये बताइए, अगर आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसी से पता चल जाएगा समझ आई कि नहीं आई। इसको 1.2 या 120% एक ही बात है ना। यहां पे आप सिर्फ 20% का इंक्रीज ले रहे हैं, यहां पे आप सिर्फ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ले रहे हैं, यहां पे आप टोटल प्रॉफिट ले रहे हैं। भाई क्वेश्चन मेरा समझ आ रहा है? यहां पे सिर्फ इंक्रीज इन एसेट ले रहे हैं, 20% जो इंक्रीज हुआ, यहां पे सिर्फ इंक्रीज इन लायबिलिटी ले रहे हैं, 20% जो इंक्रीज हुई, यहां पे टोटल प्रॉफिट 120% क्यों ले रहे हैं? हाँ, क्योंकि इसमें शाबाश सिर्फ इंक्रीज देख रहे हैं, जबकि इसमें जो पूरे का पूरा प्रॉफिट में से हिस्सा है वो रीइन्वेस्ट होगा ना। इसमें आपका जो अगले साल की रिटेन अर्निंग होगी उसमें सिर्फ एडिशनल 20% का हिस्सा तो नहीं होगा, उसमें तो वो 1100 भी शामिल होगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ये बहुत अहम कंसेप्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद सारा मैथ शुरू हो जाता है। ये 1.2 समझ आ गया? अच्छा अगर समझ आ गया तो बताइए, ये तो आपकी आई सेल, टोटल सेल, इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, शाबाश, इनटू 10%, ये तो आ गया आपका टोटल प्रॉफिट। इसको रिटेन अर्निंग में कन्वर्ट करें, 80% इनटू 80% इज इक्वल टू एडिशनल फाइनेंस। कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। अब ये आपकी कैलकुलेशन है, जरा मुझे कैलकुलेशन करवाते हैं। 147 पॉइंट नहीं, डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप बताया, स्टेप बाय स्टेप। 308 पूरा 308, आगे माइनस 50, कैलकुलेशन करके बता रहे हैं ना, माइनस 105.6 इज इक्वल टू 147.4। ठीक है, आपने फार्मूले को समझना है, फार्मूला समझेंगे ना फिर ये सॉल्व होगा। अगर सॉल्यूशन की तरफ देखें आई क्या कुछ समझ नहीं आएगी। मेरे 3-4 घंटे लग गए, मुझे समझ नहीं आई। फिर जब मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि कैलकुलेशन कर किस वजह से रहा है, फिर कुछ समझ आई कि क्या कर रहा है। 80% हमारा, अच्छा 80% से पहले क्या ये समझ आ गई, ये क्या है हमारा भला? प्रॉफिट। ये है सेल, ये है प्रॉफिट, और ये है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 का 20% हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 20% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रखते कितना है? ये वो 80% है जो बिजनेस में रखा जा रहा है, ये वो 80% है जो बिजनेस में रखा जा रहा है। बे समझ आई? अच्छा आगे चलते हैं बी। अब अगेन ये सोचने वाला, जैसे ही आपने सही कंसेप्ट जहन में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व है। What would be the maximum growth in sales that company can achieve if external finance are not available? External finance are not available, यानी additional finance are not available। फार्मूले में क्या चेंज है? 2 चेंजेस आएंगे। एक मिनट, पहली चेंज क्या आएगी? What would be maximum growth, इसका मतलब है ग्रोथ अब खुद नहीं बता रहा 20% है, हम पूछ रहा है, तो ग्रोथ हमारी जो पूछ रहा होता है, जो कल x, वो x हो जाती है, और क्योंकि x ही होगी ना ग्रोथ, कैलकुलेट कर, और कह रहा है एक्सटर्नल फाइनेंस नॉट अवेलेबल, अब वो 0 हो जाएगा। बेहतरीन, शाबाश। तो अब हमारा फार्मूला क्या होगा? अब हमारा फार्मूला होगा ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। अब हमारा ए, अब है B1, इसमें क्या होगा? 1100
इंटू एक्स इंटू, भाई वो तो वही रहेगा ना 140% माइनस 700 इंटू एक्स ग्रोथ रेट जो कैलकुलेट करना है इंटू 25% माइनस 1100 इंटू 1.x। इसको कैसे करें हम? नहीं 100% 1+x कर लें इंटू 1, इसके अंदर ब्रैकेट में कर लें, यानी इसकी ब्रैकेट थोड़ी बड़ी कर लें ये वाली, और इसको यूं कर लें 1100 इंटू 1+x। हाँ आप समझ आए, मैं थोड़ा 1+x इंटू, चेक कर लो यही है ना, हाँ यही, इंटू 80%, भाई डिस्ट्रीब्यूशन 10% नहीं पहले, ये हमारा रेवेन्यू है, पहले इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, फिर इसको रिटेन्ड अर्निंग में इज इक्वल टू 0। अब कोई मैथ का एक्सपर्ट हो तो इसको सॉल्व कर ले। ये क्या आता है? पूरी कैलकुलेशन नहीं, मुझे ऐसा ऐसा करके मैं से करता हूं। 1100 इंटू 1.4 कितना हुआ? 1540 x माइनस 1100 का 25 275x माइनस, अब ये कैलकुलेशन है, पहले ये बाहर वाले सारे तीनों सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पहले जो मर्जी कर ले बाद में। 88 इंटू 1+x होगा 88 + 88x माइनस 88x, ब्रैकेट खुलेगी तो दोनों माइनस हो जाएंगे, इतना तो मुझे भी आता है, इज इक्वल टू 0 x, यानी सारी कैलकुलेशन है, बाकी कंसेप्ट उधर ही खत्म हो गया था। अब निकाले कितना x आता है? 1540x माइनस 88x इज इक्वल टू, नहीं ये भी x है 88, ये क्या है? ये सारे x इकट्ठे कर लें, नहीं सीधा सॉल्व करें ना, हम बाद में देंगे। 1540 माइनस 275 माइनस 88x, 1177x इज इक्वल टू 88, और x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 1177 कितना आया? 7.5%। ये ना क्लियर? अब लेक्चर थोड़ा सा बड़ा, बस 2-3 मिनट बस आखिरी। द एडिशनल फाइनेंस इज लिमिटेड, भाई ये समझ आ गया ना, नॉट अवेलेबल। Additional finance is limited to amount which will maintain the existing debt equity ratio. Debt equity ratio भाई अभी लगे हाथों भड़काते जाते हैं। Debt equity ratio कहता है मुझे इंटरनल से भी चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग से भी चाहिए, और मुझे एडिशनल फाइनेंस भी चाहिए, लेकिन एडिशनल फाइनेंस रिटेन्ड अर्निंग का कितना हो? एडिशनल फाइनेंस रिटेन्ड अर्निंग का कितना हो? डेट जो क्या कैलकुलेट की थी, अब इसमें चेंज क्या आएगा? चेंज क्या आएगा? ये 0 ही रहेगा क्या? ये तो चेंज होगा, ये कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? रिटेन्ड अर्निंग है ये, भाई यही है ना रिटेन्ड अर्निंग, यही रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड एडिशनल फाइनेंस चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग भी चाहिए, दोनों होती है ना। एडिशनल फाइनेंस रिटेन्ड अर्निंग का कितना चाहिए? 66% तकरीबन आता है, 66% आता है तकरीबन। इसका मतलब है सारा फार्मूला यही होगा, जरा गौर से सुनिए, समझिए। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है
ग्रोथ क्या होगी, यानी इसमें भी अगेन एक्स कैलकुलेट करना है, हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब की बार ये नहीं करना एक्सटर्नल फाइनेंस जीरो है। अब की बार क्या कह रहा है, एक्सटर्नल फाइनेंस रिटेन्ड अर्निंग का डेट इक्विटी के बराबर है। एक्सटर्नल फाइनेंस रिटेन्ड अर्निंग की, ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग ये है, तो एक्सटर्नल फाइनेंस कितना होगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 66, भी डेट इक्विटी रेशियो है। यानी अब की बार फार्मूला आपके सामने रख रहा हूं, कैलकुलेट घर जाके कर लीजिएगा। फार्मूला आपके सामने रख रहा हूं कि अब की बार इक्वेशन क्या होगी, 1100 इंटू एक्स इंटू 140%, ये क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जितने भी ग्रोथ निकलेगी, माइनस 1100 इंटू एक्स इंटू 25%, ये क्या है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जो भी ग्रोथ होगी उस हिसाब से, माइनस 1100 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 10% इंटू 80%, ये क्या है, रिटेन्ड अर्निंग, इज इक्वल टू यहां क्या आएगा, 66% ऑफ व्हाट, रिटेन्ड। इसका मतलब है ये एज इट इज छाप के आगे मल्टीप्लाई कर देना है 66 से, एज इट इज छाप दे, 1100 इंटू, छोटा लिख रहे हो जगह कम है, 1 प्लस एक्स इंटू 10% इंटू 80% इंटू 60, वो बताएं रेशो क्या बनती थी एग्जैक्ट, नहीं डेट इक्विटी 465 डिवाइड बाय 700, ये है आपका, ये आपने इक्वेशन में कन्वर्ट किया इसको। भैया समझ आया कि नहीं आया, निकले? अच्छा, घर जाके ना होम असाइनमेंट नोट कर लें, ये लाजमी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने, लाजमी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी, करेंगे ना? चलिए कल फिर हम इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।